जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी के इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी कि द ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसके मैदानी भाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग लास्ट में जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के सामान्य परिचय से। ठीक है, तो देखिए सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, इसकी जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि ये दो राष्ट्रों के बीच है। ठीक है, इसका विस्तार 3 देशों में पाया जाता है, मतलब ये 3 राष्ट्रों के साथ सीमा लगाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नदी मुख्य रूप से पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? वे नदी जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, इसके बाद या फिर वो हिमालय के बहुत बड़े जो पहाड़ हैं उनको काटकर अपना मार्ग बना लेती हैं, उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है ना, जो हिमालय के खड्ड को, बड़े बड़े महाखड्ड का निर्माण करती हैं। जब पहाड़ों को ये नदियाँ काटती हैं तो ये क्या करती हैं, बहुत सारे गहरे गहरे गार्च बना देती हैं, वी आकार की घाटी बना देती हैं। जब हम ड्रेनिंग सिस्टम पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे। फिलहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में, जिसके माध्यम से हमें ये जानना है कि इसका मैदानी क्षेत्र कहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की चट्टानों को काटकर अपने मैदान का निर्माण करती है, सीधी सी बात है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ जाके अपना डेल्टा बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ मिलके अपना डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके जब ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं, जब ये दोनों बांग्लादेश में, क्योंकि जो गंगा नदी है वो भी पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पे, बांग्लादेश में इंटर कर जाएगी, और ये दोनों मिलके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना एक डेल्टा बनाएंगी। चलिए अब हम देखने वाले हैं इस मैदान का विस्तार, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस मैदान का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से तिब्बत से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो इसका जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, वो तिब्बत में भी सीधी सी बात है पाया जाता होगा। इसके बाद भारत में तो आप सबको पता है असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेके जाती है, और वहाँ पे भी इसका जो मैदान है पाया जाता है। ठीक है, किंतु हम लोग बात कर रहे हैं भारत के दृष्टिकोण से। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो तिब्बत में भी इसका कुछ मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी इसका मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, किंतु भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो असम एवं अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यदि ब्रह्मपुत्र नदी किसी भारत के किसी राज्य में बहती है तो वो है आपका असम, तो सबसे ज़्यादा इसका मैदानी क्षेत्र वो असम में आता है। ठीक है, इसके बाद मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का जो निर्माण है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अवसाद के निक्षेपण के कारण हुआ है। ठीक है, किसके कारण हुआ है? अवसाद के निक्षेपण के कारण। अवसाद का निक्षेपण अर्थात जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहाड़ों को काट के आती है। हिमालय पर्वत के बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों को ये काट के आती है। जब ये हिमालय के पर्वत को काटती है, क्योंकि इसका जो बहाव है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है, इसके जल का जो बहाव है बहुत तेज़ी से है। ठीक है,
क्योंकि इस नदी का जो उद्गम है वो ग्लेशियर से होता है। और जब जब जिन नदियों का उद्गम ग्लेशियर से होता है, ठीक है, वो क्या करती है, उनके जल का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, उनकी नदियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, उन नदियों में, सीधी सी बात याद रखिएगा। तो ये जब ये पहाड़ों को काटती हैं तो क्या होता है, बहुत सारे, जिसको काटती है उसके अवसाद अपने साथ लाती हैं। और जहाँ पे ये मैदानों से जब ये बहुत ऊंचे पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं, तो मैदानों में उतरने के बाद जो भी अवसाद इनके साथ लाया जाता है, तेज बहाव, पानी के तेज बहाव के कारण वो उस मैदान में ये छोड़ देती हैं, क्योंकि ये समतल मैदान में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जब भी कोई भी नदी समतल मैदान में आती है, या फिर अपने साथ पहाड़ों से काट कर, जो पहाड़ों को काटते हुए जो निक्षेप अपने साथ लाती है, उसको कहीं ना कहीं तो वो उसके जो अवसाद है उसके निक्षेपण करती है, उसको मतलब वहीं छोड़ के केवल जल के साथ वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा निक्षेपण लेके आती हैं। ठीक है, तो वही देख रहे हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी एक पहाड़ से निकलती है, ग्लेशियर से निकलते हुए पहाड़ों को काट के आगे आती है। तो इसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो इस मैदान का जो निर्माण है केवल ब्रह्मपुत्र नदी के कारण नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा भी ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो चलिए हम उन नदियों के बारे में जान लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो है सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, आमो हो गई, संकोश नदी है, तीस्ता नदी का नाम सुना होगा आपने, सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दिबांग हो गया, दिहांग हम जैसे कि पढ़ चुके हैं। लोहित हो गया, लोहित नदी, धनसिरी, कोपली, मेघना और बराक नदी, ये सभी नदी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ये जब ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तो सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद एक मैदान का निर्माण करती हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं। ठीक है, और ये सभी नदियां पूर्वोत्तर भारत से निकलती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ नदियां हिमालय के भाग से निकलती है, हिमालय पर्वत से ही निकलेंगी, सीधी सी बात है, पूर्वी भाग से। और कुछ मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से ये नदी, जो वहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और ये सभी अपना जल किस में दे देती है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का विस्तार, अर्थात इस नदी का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ तक पाया जाता है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का जो विस्तार है, तो देखिए इस मैदान का जो विस्तार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। सीधी सी बात है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। तो इसका जो मैदानी भाग है वो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी भाग पाया जाता है। आगे देखिए, ठीक है, और पूरब से पश्चिम तक लगभग 720 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान की ये लंबाई है कितनी है, 720 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई में फैला हुआ है ना, यानी कि पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 80 किलोमीटर के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो पूरब की ओर से 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। जब ये पूरब की ओर, ये कहाँ किससे घिरा हुआ है, इसका जो मैदान है ये पर्वतों से घिरा है, जबकि पश्चिम की ओर यह मैदान चारों ओर समतल भूमि से घिरा हुआ है। क्योंकि जब आप पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उन सब पहाड़ियों के बीच में क्या है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जब आप पूरब की ओर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिसमी, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय में तो आपको पता ही है गारो खासी जंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो ये उन सब से घिरा हुआ है पूरब में। जब ये पश्चिम की ओर आता है, मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की ओर ये मैदान आता है, तो थोड़ा सा समतल होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन पूरब की ओर ये 3 तरफ से किससे, पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। आगे
आगे देखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये मैदान काफ़ी बड़ा है। जैसे कि हमने देखा लगभग 800 किलोमीटर, यानी कि 700 से 750 800 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे, तो ऊपरी असम का मैदान और निचला असम का मैदान। ठीक है, ऊपरी असम के मैदान में क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो मैदान है मुख्य रूप से असम में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका जो बहाव है, इसका जो वाह तंत्र है वो असम में पाया जाता है। तो इसलिए ऊपरी असम की बात करेंगे तो देखिए ऊपरी असम, ठीक है। तो देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा के पास भारत में दक्षिण की ओर मोड़ लेती है, ये निकल कहाँ से रही है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकल रही है। लेकिन ये बहती हुई आती है पूरब की ओर, तो अचानक से ये क्या करती है? ये अचानक से अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु, और है ना अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा को आप मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे भारत की ओर इंटर करती है, कहाँ पे इंटर कर रही है भारत में? तो नामचा वर्मा के पास दक्षिण की ओर ये मोड़ लेते हुए इंटर कर रही है। ठीक है ना, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है वो पाया जाता है। सीधी सी बात है, जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मैदानी भाग पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे? असम में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तो कुछ भागों में पाया जाता है, जबकि असम के पूर्वी भाग में, असम का जो पूर्वी भाग है तो देखिए उनको देख लेते हैं। जो असम के पूर्वी भाग है, लखीमपुर का नाम सुना होगा आपने, डिब्रूगढ़ का नाम सुना होगा, डिब्रूगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। जोरहल का नाम सुना होगा, जोरहट का। फिर आ जाएगा तेजपुर, तेजपुर में जिया भरेली नदी है एक, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो तेजपुर में आके ही उससे मिलती है। आदि जिलों में इसको शामिल किया जाता है। तो ये इनके आसपास के ये जो ज़िले हैं, कहाँ के? असम के इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान का वाह क्षेत्र पाया जाता है, और इस मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। किस मिट्टी का विकास हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यदि कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से नदियों के द्वारा जो अवसाद लेके आया जाता है, जो नदियाँ अपना अवसाद बिछा देती हैं, उसके कारण ही जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो ज़िले हैं इन सब में जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ पर धान और पटसन की खेती की जाती है। किस चीज़ की? आप सबको पता है, जितनी जलोढ़ मिट्टी होगी वहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना, इन सब की खेती की जाती है, और इसीलिए जो असम है वहाँ पे खेती की जाती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब हम दूसरा देखने वाले हैं निचला असम का मैदान। निचला असम का मैदान यानी कि जो डाउन अब नीचे, मतलब कि ये बांग्लादेश की ओर, अब ये मेघालय की ओर आता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस मैदानी क्षेत्र में मेघालय की कटी फटी पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। मेघालय में आपको पता होगा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के नाम के बारे में। गारो खासी जयंतिया ये पूरब से पश्चिम है कि पश्चिम से पूरब है? ये पश्चिम से पूरब की ओर है। पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, और ये पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा का जो स्थान है चेरापूंजी मानेसराम, ये भी मेघालय में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, कोरिलेट करके यदि आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो निचला असम का मैदान है वो थोड़ा सा जो मेघालय का भाग है वहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, कटी पटी पहाड़ियाँ भी शामिल की जाती हैं, और एवं जलमग्न दलदल भूमि भी पाई जाती है। क्योंकि जलमग्न दलदल भूमि इसलिए क्योंकि पहाड़ में कहीं पानी छूट जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे दलदली भूमि का विकास हो जाता है। ठीक है, दलदल भूमि का विकास पाया जाता है। गोखुर झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गोखुर झीलें पाई जाती हैं। हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि इस मैदान में कहीं कहीं गोखुर झीलें भी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का नाम सुना होगा आपने, तो उसी घाटी में काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये दोनों ही असम में स्थित हैं। और जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक सींग वाले गैंडे के एक तरीके से उसको संरक्षण प्रदान करता है।
ठीक है। और ये जो दोनों नेशनल पार्क है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडे को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे देखिए, धुबरी इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। धुबरी के पास ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ पे? बांग्लादेश में भी इंटर करेगी। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में धुबरी के पास, ठीक है, धुबरी के पास बांग्लादेश में इंटर करती है। वहीं आपने देखा था कि ये भारत में कहाँ से इसका जो इंटर विवाह होता है, क्योंकि तिब्बत से निकलती है तो दक्षिण की ओर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के नांगचा वर्मा के पास भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर देती है। और ये अरुणाचल प्रदेश और असम में होते हुए कहाँ पे? बांग्लादेश में जाएगी। अभी कहाँ पे जाएगी? बांग्लादेश में। किस जगह के, कौन सी जगह से ये बांग्लादेश में इंटर करेगी? तो धुबरी का नाम याद रखिए, असम के धुबरी है ना, एक पुल बन रहा है जो असम के धुबरी को फुलवारी से भी जोड़ता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। आपने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का नाम सुना होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी में स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती, मतलब कि प्रयागराज उसका नाम हो चुका है, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। और वहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। जबकि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 2 देखेंगे, सादिया से धुबरी, ये कहाँ पे है? सादिया से धुबरी तक है, तो ये वही धुबरी है। और इसी धुबरी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका जो मैदानी भाग है वो बांग्लादेश में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपको सोचिए, निकल कहाँ से रही है? तिब्बत से, वहाँ पे भी इसका मैदान क्षेत्र पाया जाता है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश और जो आपकी कौन सी पहाड़ियाँ, मेघालय की कुछ पहाड़ियाँ भी, इसके बाद कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में। तो वहाँ पे भी अब मैदानी क्षेत्र, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में नदी है ये, इसका मैदानी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कई नदी द्वीपों को बनाया जाता है। तो ये क्या करती है? बहुत बड़ी नदी है, इसलिए नदी द्वीप का नाम सुना होगा, है ना, ये इसके द्वारा बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। मांजुली नदी द्वीप का नाम सुना होगा आपने, मांजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली नदी द्वीप है, असम में पाया जाता है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है, नदियाँ क्या होती है? बेसिकली स्त्रीलिंग होती है ना, लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र नाम देख रहे हैं आप, ये एकमात्र नदी है जिसको पुरुषलिंग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से, है ना। और ये विश्व का एक और फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम में बनाती है। यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तब याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगी? इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करेगी। फिर उधर से पश्चिम बंगाल की होते हुए हमारी गंगा आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। और वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, इस मैप में देखिए, ये भारत दिख रहा है ना आपको, ये भारत का, और ये है आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकल दी तिब्बत में हिमालय के समानांतर। ठीक है, ये हिमालय पर्वत है, पूरा नेपाल है, और ये हिमालय के समानांतर होते हुए, देखिए हिमालय के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होते हिमालय के समानांतर, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नांगचा वर्मा या फिर सादिया का नाम याद रखिए, है ना। नांगचा वर्मा ये कहाँ पे? नांगचा वर्मा के पास ये क्या कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। फिर असम में सादिया का नाम सुना होगा, ढोला सादिया वृक्ष का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो इसी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये आ गया आपका असम। और असम का ये जो दिख रहा है ना आपको, देखिए ये असम का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, है ना। ये देखिए, ये होते हुए, ये देखिए यहाँ से होते हुए ये जो दिख रही है नदी है, और ये यहाँ से होते हुए ये है धुबरी। देखिए लिखा है धुबरी, क्या है?
असम का धुबरी है और ये धुबरी से होते हुए जो नदी है ये बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश में एंटर कर रही है, ये बांग्लादेश में आ गई है और इधर से चली आ रही है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा आ रही है, ये देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलते हुए यहाँ से निकलती है गंगा नदी उत्तराखंड से, फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए लास्ट में पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में एंटर करेगी और ये दोनों यहाँ पे किस नाम से जाना जाती हैं, मेघना के नाम से जाने जाती हैं। और ये रहा आपका जो सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सुंदरबन, देखिए ये सुंदरबन का डेल्टा है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। जहाँ पे ये गिरती है तो दलदल भूमि होती है, वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो इसीलिए सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इससे डेल्टा का जो नाम है सुंदरबन का डेल्टा रख दिया गया है। ठीक है ना। और ये छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती हैं आगे यहाँ पे आके भी। ठीक है, और ये मेघना के नाम से गिरती है, हम देख ही चुके हैं, सुंदरबन का डेल्टा देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, है ना। ये यहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है, जो जैसा कि हमने देखा अभी आगे पढ़ा था कि जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सी नदी बनाती है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप। मांजुली ये कहाँ पे पड़ता है, तो असम में है, इसको अलग से जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, ये ऊपरी असम का मैदान है इतना और ये निचला असम का मैदान है। ठीक है, निचला असम का मैदान है। असम में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र है जो पाया जाता है। ठीक है, एक बार हम एक और मैप में देखेंगे। देखिए मैप दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से निकल रही है नेपाल के समानांतर, देखिए लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र ये यहाँ से होते हुए ये आपकी ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के नांगशा वर्मा में एंटर कर रही है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए देखिए एक मिनट, ये असम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए क्या है, ये असम के देखिए ये डिब्रूगढ़ है, अभी हमने देखा असम का जो डिब्रूगढ़ है। फिर आ गया आपका ये तेजपुर है, तेजपुर के पास बहुत सारी जिया भरेली नदी इसी के पास आके मिलेगी। दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ कुछ इस साइड से मिलेंगी और कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ी, कुछ पहाड़ियाँ इधर से मिलती हैं और कुछ इधर से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद ये गुवाहाटी है। ठीक है, ये गुवाहाटी है। इसके बाद ये है आपका ये यहाँ पे होते हुए यहाँ से ये धुबरी है। ठीक है, धुबरी से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर रही है और वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों मिलके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। आप सबने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा भी आपको कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।